हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। बेयर एक्ट की हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज में हम करेंटली पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इससे पहले हम के पार्ट्स में हम इंडेक्स को डिटेल में ब्रेक डाउन कर चुके हैं और दो पार्ट्स में हम सेक्शन 1 to 100 कवर कर चुके हैं। ये फोर्थ पार्ट है और इसमें 101 से 167 यानी कि लास्ट सेक्शन पूरा है ये। एंड इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसे मत मिस करना। उसमें हम एविडेंस और बीएसए को कंपेयर करते हुए क्या चेंजेस हुए हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज हेल्पफुल फॉर एनीवन जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सिर्फ बेयर एक्ट जनरली पढ़ना चाहता है लॉ पढ़ने के लिए, अपने कोर्स पढ़ने के लिए, या अगर आप एआईबी दे रहे हैं देन दिस इज बेस्ट फॉर यू। बिकॉज हम इसमें इन डेप्थ एक एक सेक्शन को नहीं देखते हैं, बट आपको पूरे बैराक से गुजरवा रहे हैं एक बार अपने साथ साथ, ताकि आपको आइडिया रहे कहाँ पे क्या दिया है और किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, ठीक है। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर लेक्चर हेल्पफुल लगे तो प्लीज हाइप कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कोई भी पीवाईक्यूज पीडीएफ कुछ भी पूछना हो, डाउट्स आप हमसे वहां कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। सिलेबस में देखोगे एविडेंस से 8 क्वेश्चन आते हैं एआईबी में, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, थोड़ा टाइम दोगे पीवाईक्यूज कर लो और ये बैराक कर लो, यू आर गुड टू गो, ठीक है। चैनल पे जाओगे एआईबी की पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट मिल जाती है। 2014 से जो भी पेपर लेटेस्ट हुआ है सारे पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के लिए कवर कर रखे हैं, डिटेल सोल्यूशन बैराक अटैच समझाते हुए पढ़ाते हुए। इसको देख लो, बैराक पढ़ लो, आराम से पेपर पास हो जाएगा। टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते हैं। हम आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 से। सेक्शन 101 से बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करेंगे। पार्ट 3 बात करता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। इफेक्ट एविडेंस का प्रोडक्शन और उसका क्या इफेक्ट होता है, जिसमें चैप्टर 7 है बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। सिंपल वर्ड्स में बोले, बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन मतलब बोझ, प्रूफ मतलब सबूत। किस पे बोझ आएगा सबूत देने का। तो अगर मैंने इल्जाम लगाया है बी पे कि इसने मेरे घर में चोरी की है, तो किसको सबूत देने की जरूरत है, किसके ऊपर ये बोझ आएगा कि साबित करो कि उसने चोरी की है। तो यही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। 101 की बात करें, बर्डन ऑफ प्रूफ, हुएवर डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट, को जो इसको भी चाहिए, जिसकी इच्छा है कि कोर्ट ऐसी जजमेंट दे कि मेरा लीगल राइट एक्सरसाइज हो, उसको ही प्रूव करना होगा, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज बाउंड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, इट इज सेड दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन, ठीक है। जैसे देखो एक इलस्ट्रेशन देख लो, ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर अ क्राइम विच ए सेज बी हैज कमिटेड। जैसे मैंने बोला था ना कि बी ने चोरी की है, ए मस्ट प्रूव, तो मुझे प्रूव करना होगा कि उसने मेरे घर में चोरी की है, मुझे सबूत देना होगा, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन मी, ठीक है। इसी तरीके के बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। 102 में बताया है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आता है, द पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस इज गिवन ऑन द ईदर साइड। अगर दोनों तरफ से कोई सबूत ना दे तो नुकसान तो मेरा हुआ ना, क्योंकि चोरी मेरे घर में हुई है, मैंने इल्जाम लगाया है। तो जो जिसके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद नुकसान होगा उस केस में, वो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है। 103 में देखें, बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू अ पर्टिकुलर फैक्ट। अगर एक सर्टेन पर्टिकुलर फैक्ट को लेके बात हो रही है, देन द पर्सन हु विशेस द कोर्ट की वो उस फैक्ट में बिलीव करे, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है, ठीक है। 104 में बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल, ओके। इसका क्या मतलब है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ द अदर फैक्ट, वो द पर्सन हु विशेस टू गिव सच एविडेंस। इलस्ट्रेशन देखते हैं, ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ए विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी। अब मुझे ये बात प्रूव करनी है, फैक्ट एंड इशू डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ बी को अगर मैं प्रूव करना चाहती हूँ, तो मुझे दूसरे एक फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा ताकि ये एविडेंस एडमिसिबल हो। तो मुझे पहले प्रूव करना होगा कि बी की डेथ हो चुकी है। या फिर ए विशेस टू प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस दैट द कंटेंट्स ऑफ अ लॉस्ट डॉक्यूमेंट। तो पहले मुझे ये साबित करना होगा कि वो डॉक्यूमेंट खो चुका है, ओरिजिनल वाला, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, ये सब पिछले पार्ट में पढ़ा था। 105 में बात होती है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शंस, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, द बर्डन ऑफ प्रूविंग की जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं ये एक्सेप्शन में आते हैं अकॉर्डिंग टू आईपीसी। इट इज अपॉन हिम एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस। कोर्ट तो अज्यूम करेगी कि ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थी, आपको खुद साबित करना होगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए एक्यूज्ड ऑफ मर्डर एलिजेस दैट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट। तो बर्डन ऑफ प्रूफ ए पे ही है कि तुम ही साबित करो कि तुम्हारा अनसाउंड माइंड है जिस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। और 106 में है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। 107 में है बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। उस केस में क्या होगा, 108 बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ फॉर 7 ईयर्स। 109 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू रिलेशनशिप इन द केसेस ऑफ पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। इस पे एक बार क्वेश्चन पहले आ चुका है। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर पर्सन्स आर पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड, टेनेंट है, प्रिंसिपल या एजेंट है, एंड इट हैज बीन शोड दैट दे हैव बीन एक्टिंग as such, है ना, the burden of proving that they do not stand or have ceased to stand in such relationship is on the person who affirms it। जो कह रहा है कि नहीं नहीं हमारा अभी भी ऐसा ही है रिलेशन लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, उसी को साबित करना पड़ेगा, ठीक है। ओनरशिप को लेके होगा तो क्या होगा, प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन होगा, तब क्या होगा। और
प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। अब कुछ ऑफेंसेस में ना प्रिजम्पशन होते हैं, वेयर अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड कोई भी ऑफेंस जो यहाँ सबसेक्शन 2 में दिया है, ठीक है, जो सबसेक्शन 2 यहाँ है, ठीक है, किसी एरिया में डिक्लेयर्ड ऐसा कुछ, तो उसको लेके अलग रूल्स हैं। आगे हम चलते हैं 112 में, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर एक शादी के समय एक बच्चा पैदा होता है, शादी कंटिन्यू होते हुए वैलिड मैरिज है, तो कंक्लूसिव प्रूफ मानी जाती है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द फैक्ट दैट एनी पर्सन वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is the legitimate son of a man। तो अगर एक लड़का, मान लो बच्चा है, लड़का लड़की कुछ भी है, वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं इसी आदमी का बेटा हूँ, चाहे प्रॉपर्टी में क्लेम चाहिए वॉटेवर, तो उसमें ये माना जाता है कि अगर एक वैलिड मैरिज थी, तो वो जो भी बच्चा है उसकी मदर और उस आदमी के बीच में, तो वो बच्चा अगर उस शादी के दरमियान पैदा हुआ था, जब वो शादी चल रही थी, या वो शादी खत्म होने के 280 डेज के अंदर पैदा हुआ था, बशर्ते कि माँ ने दूसरी शादी नहीं की थी, ठीक है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में जरूर देखना, ठीक है। तो ये वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि हाँ तुम उसके लेजिटिमेट बच्चे ही हो, अनलेस इट कैन बी शोन दैट द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर। अनलेस यही ना साबित कर दे सामने वाला कि अरे जिस टाइम की आप बात कर रहे हो, जब ये बच्चा पैदा हुआ था, हम तो कांटेक्ट में ही नहीं थे भाई। मान लो हस्बैंड दूसरे देश में रहता था, और ये वो साबित कर दे कि मैं पूरे 2-3 साल आया ही नहीं उस देश में जहां ये रहती है, तो फिर कैसे साबित करोगे कि मेरा बच्चा है, ठीक है। अनलेस ऐसा कुछ ना प्रूव हो जाए, अदरवाइज कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है। 113A की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पे काफी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आप डाउरी डेथ भी लिख लेना ताकि आपको याद रहेगा। प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। अगर कोई मैरिड वुमन है, तो और ये माना जा रहा है कि उसके हस्बैंड ने या हस्बैंड के साइड के रिलेटिव्स ने उसको अबेटमेंट टू सुसाइड, मतलब इनकरेज करना, किसी को उकसाना सुसाइड करने के लिए, क्रुएल्टी करते थे, टॉर्चर करते थे, और शादी के 7 साल के अंदर ऐसा होता है, तो कोर्ट मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, मैंने पार्ट 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, वहां जाके जरूर देखना। तो कोर्ट ऐसे में प्रिज्यूम कर लेती है कि ये सर्कमस्टेंसेस सही है, सुसाइड एबेट ही कराया गया था, सामने वाले को प्रूव करना पड़ता है कि नहीं नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बेसिकली अगर कोई औरत ने शादी के 7 साल के अंदर सुसाइड किया है, और ये बात उठती है कि हस्बैंड और या उसकी फैमिली वाले क्रूवल्टी करते थे, टॉर्चर करते थे, कुछ भी था, तो मान लिया जाता है कि हाँ तुम करते थे, मे प्रिज्यूम, ठीक है। हालांकि कोर्ट इसमें सबूत मांग भी सकती है, और तुम अपनी तरफ से प्रूव कर सकते हो कि हमने ऐसा नहीं किया था। 113B में प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ की बात होती है कि स्पेसिफिकली डाउरी को लेके किसी औरत की हत्या की हुई है, ठीक है, जिसमें उसको टॉर्चर करते थे, हरासमेंट करते थे, डाउरी डिमांड को लेके, तो कोर्ट ऐसे में प्रिज्यूम करते हैं, ठीक है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम। आपने देखो यहाँ मे प्रिज्यूम लिखा था एबेटमेंट टू सुसाइड में, यहाँ पे शैल प्रिज्यूम है, दोनों में फर्क है क्या है, पार्ट 2 देख लेना, ठीक है। तो वहां पे माना जाता है कि हाँ डाउरी डेथ को लेके शैल प्रिज्यूम किया जाएगा, यानी कि आप बाद में डिसअप्रूव कर सकते हैं, आपको सबूत देना पड़ेगा, ठीक है। 114 इसमें अलग क्या है, ये बात आपको आई होप समझ में आ गई हो, नहीं आई है तो मैं शॉर्ट में बता दूं। नॉर्मली हमने क्या देखा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करता था, जो ये बात कह रहा है उसी पे। जैसे मैंने बोला था बी ने चोरी की है, तो मुझे साबित करना होता था कि बी ने चोरी की है। बट डाउरी डेथ या अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफ अ मैरिड वुमन, इनके केस में सिचुएशन अलग अलग होती है। यहाँ पे मानते हैं कि प्रिज्यूम किया जाता है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हें आके साबित करना पड़ेगा कि तुम्हारी गलती नहीं थी। जो भी लड़का है या उसके घर वाले हैं, दे हैव टू गिव प्रूफ कि उनकी गलती नहीं थी। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दी अदर पार्ट, ठीक है। 114 में कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स को लेके कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर सकती है, इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे। 114 है प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप। तो आईपीसी के अंडर जो भी सर्टेन केसेस हैं जिनमें रेप माना जाता है, तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, ये बात प्रूव हो चुकी है, एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन, ठीक है, एंड वुमन अपने स्टेटमेंट में बोल चुकी है कि उसका कंसेंट नहीं था, तो ये मान लिया जाता है कि उसका कंसेंट नहीं था, ये बात प्रूव मानी जाती है, शैल प्रिज्यूम, ठीक है। स्टेट अमेंडमेंट हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। चैप्टर 8 एस्टोपल हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था। एस्टोपल एक तरीके का एक लीगल प्रिंसिपल कह सकते हो, है कि आप अगर एक बार कोई स्टेटमेंट दे चुके हैं, तो अगली बार आके कुछ और दे दिया, अपनी बात से पलटोगे नहीं, ठीक है। तो 115 एस्टोपल की बात करता है, व्हेन वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit of proceeding to deny the truth। इसको एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ए ने इंटेंशनली एंड फॉल्सली बी को लीड किया कि एक सर्टेन लैंड जो है मुझे बिलोंग करती है, एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट। ये एग्जैक्ट एज इट इज क्वेश्चन में आ चुका है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड कि सेल के टाइम तो मेरी थी नहीं। इसको सिंपल वर्ड्स में समझो, ए ने बी को झूठ बोला कि ये जो जमीन है ना सामने मेरी है और तुम इसको खरीद लो, जबकि वो जमीन ए की नहीं थी। बी ने उसकी बात पे भरोसा किया, उसको खरीदा, ठीक है। तो बाद में लेकिन वो जमीन सच में इन्हें खरीद ली, तो अब वो कह रहा है कि मैं वो जो हमारी सेल थी ना उसको सेट असाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बेचा था तब तो मेरी थी ही नहीं। तो अब तुम ये नहीं कर सकते, तुमने उसको झूठ बोला, उसको कुछ विश्वास दिलाया, उससे कुछ काम कराया और आज तुम अपनी बात से पलट रहे हो। ना ना ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 116 में एस्टोपेल ऑफ टेनेंट्स एंड लाइसेंसी ऑफ पर्सन्स इन पोजीशन, 117 एस्टोपेल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी, ठीक है। इजी टॉपिक है ये भी। चैप्टर 9 आता है विटनेसेस में। 118 में बात होती है कौन कौन विटनेस हो सकता है। विटनेस माने कि गवाह, जो गवाही देते हैं, ठीक है। तो हु में टेस्टिफाई, टेस्टिफाई करना मतलब गवाही देना। कौन कौन टेस्टिफाई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, ऑल पर्सन्स, अनलेस कोर्ट कंसिडर्स दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम। जब तक कोर्ट को नहीं लगता कि उनकी इतनी समझ नहीं है किसी भी वजह से कि वो समझ सके कि क्या सवाल पूछा जा रहा है, या वो रैशनल आंसर नहीं दे सकते। क्यों? टेंडर ईयर्स हैं, एक्सट्रीमली ओल्ड हैं, कोई बीमारी है, साउंड बॉडी या माइंड नहीं है, या कोई भी ऐसा कॉज है। इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका एक एक्सप्लेनेशन है, अ ल्यूनेटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय ही ल्यूनेंसी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। कोई ल्यूनेटिक है, मान लो किसी को दौरे वोरे पड़ते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि कंपिटेंट नहीं है टेस्टिफाई करने के। अब दौरे के टाइम पे टेस्टिफाई नहीं कर सकता, पर जब वो थोड़ा नॉर्मल है, ऐसा कुछ है, उस टाइम कर सकता है। तो नॉर्मली आपसे पूछा जाए कौन कौन टेस्टिफाई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। कौन से नहीं कर सकते, इनमें ही ऑप्शंस होते हैं मार्क करने के लिए। इस पे कई बार क्वेश्चन आया है। 119 विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, कोई वर्बली नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा है तो साइंस के थ्रू, राइटिंग के थ्रू कैसे कम्युनिकेट करेगा, उस बारे में बात की गई है। 120 पार्टीज टू अ सिविल सूट एंड देयर वाइव्स और हस्बैंड, हस्बैंड और वाइफ ऑफ पर्सन अंडर क्रिमिनल ट्रायल। In all civil proceedings, the parties to the suit and the husband and wife of any party to the suit shall be competent witness। तो husband wife भी सिविल केसेस में जो पार्टीज खुद हैं उनके हस्बैंड वाइफ वो भी पार्टीज होते हैं, competent witness होते हैं। In criminal proceeding against any person, husband or wife of such person respectively shall be a competent witness। criminal proceeding में भी husband या wife उन parties के भी competent witness माने जाते हैं। Judges and magistrates कौन होते हैं? No judge or magistrate shall except upon the special order of some court बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन, और आगे और भी डिटेल दी है, ठीक है। 122 में कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज, इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है। नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन। तो बेसिकली आपके शादी के दरमियान आपके बीच में कोई कॉन्वर्सेशन हुई थी तो वो प्रिविलेज्ड होती है, कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता कि आप उसे रिवील कीजिए। एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में भी आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को भी आप कंपेल नहीं कर सकते इस बारे में। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, कुछ भी, जैसे मान लो जो अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज बोलते हैं कि आप एक वकील हैं, आपके क्लाइंट हैं, आपसे कोई बात शेयर किया, कोई आपको कंपेल नहीं कर सकता कि आपको बताएं, वो प्रिविलेज के अंडर सिक्योर्ड होती है, ठीक है। और सेक्शन 126 इंटरप्रेटर को भी अप्लाई करेगा, यानी एक वकील और क्लाइंट में मान लो बीच में एक ट्रांसलेटर है तो उस पर भी ये बात अप्लाई करेगी, ठीक है। 128 प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, ओके। आगे बढ़ते हैं। 129 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर। 130 प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको शॉर्ट शॉर्ट में देख लो। 133 इंपॉर्टेंट है, अकम्प्लिस की बात हो रही है यहाँ पे। एन अकम्प्लिस शैल बी ए कम्पीटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन। अकम्प्लिस हो सकता है कोई भी विटनेस जो कम्पीटेंट है, विटनेस है, टेस्टिफाई कर सकता है against an accused person, and the conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। एक अकम्प्लिस की दी हुई टेस्टिफिकेशन पे भी क्या कहते हैं, कन्विक्शन हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ विटनेस कोई फिक्स नंबर नहीं है। चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एग्जामिनेशन यानी जो भी सवाल जवाब होते हैं उसकी बात हो रही है। बहुत इससे एक ही सर्टन टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, उसी को हम डिटेल में देखेंगे। 135 में ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस, किस ऑर्डर में प्रोड्यूस होंगे, एग्जामिनेशन कैसे होगा। जस्ट टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, एविडेंस एडमिसिबल है कि नहीं है, जस्ट डिसाइड करता है, इससे रिलेटेड बातें हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशन भी है, ये इंपॉर्टेंट है। 137 एग्जामिनेशन इन चीफ, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड एज एग्जामिनेशन एंड इन चीफ, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी, यानी अगर मैंने गवाह बुलाया और मैंने ही सवाल पूछे तो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन अगर सामने वाली पार्टी ने उससे सवाल पूछे। री एग्जामिनेशन यानी दोबारा उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद पूछा गया तो री एग्जामिनेशन। ऑर्डर क्या होता है? विटनेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन्ड इन चीफ, सबसे पहले खुद पूछोगे सवाल, देन अगर एडवर्स पार्टी को सवाल पूछने हो तो क्रॉस एग्जामिनेशन और उसके बाद री एग्जामिनेशन।
बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि जिसने गवाह बुलाया है वो पहले खुद सवाल पूछता है, फिर सामने वाले से जज पूछता है दूसरे पार्टी के वकील से, आपको क्रॉस करना है, तो वही होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, ठीक है। फिर और तो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे पहले अपना खुद का वकील सवाल पूछता है, फिर सामने वाला पूछता है, दूसरा हुआ फिर री एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है। 139 cross examination of person called to produce a document. A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produces it. उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते अनलेस उसको विटनेस की तरह ना बुलाया जाए। बेसिकली मुझे सिर्फ इतना ऑर्डर दिया गया कि ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में तुम जमा करवाओ, सामने लाओ, पर मैं विटनेस नहीं हूँ, मैं विटनेस की लिस्ट में नहीं हूँ, ठीक है। एंड ये मूवी की तरह नहीं होता बाय द वे कोर्ट में, अगर नहीं पता आपको, कि कोई भी कभी भी गवाह बन के उठ के चला आता है, नोटिस देनी पड़ती है सामने वाले को। अगर याद हो तो जॉली एलएलबी में दिखाया है कि नोटिस नहीं दिए पहले से, ठीक है। खैर, 141 लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं? एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन। आई डोंट नो आप मूवीज में कितना ऑब्जर्व करते हो, पिंक में इसको बहुत अच्छे से रेफर किया गया था कि मैं अपने जो गवाह है उसको लीड कर रही हूँ उस तरफ जो जवाब मैं उससे सुनना चाहती हूँ, कि अच्छा तो फिर आप वहां गए थे, तो उसने बोला हाँ वहां गए थे, तो फिर उन्होंने आपको थप्पड़ मारा, हाँ हाँ मारा, तब तो आपको बहुत बुरा लगा होगा। अब मैं उससे नहीं पूछ रही हूँ कि तुम्हें कैसा फील हुआ, द क्वेश्चन शुड हैव बीन हाउ डिड यू फील व्हेन यू वर स्लैप्ड। नो, आई एम सिंपली सेइंग तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, मैं खुद ही वो फीलिंग उसके दिमाग में डाल रही हूँ, ठीक है। तो इसे एक तरीके का लीडिंग क्वेश्चन कह सकते हो, किसी को लीड करना। कब नहीं पूछने चाहिए लीडिंग क्वेश्चन? मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड, सामने वाला ऑब्जेक्ट कर देगा लीडिंग क्वेश्चन है, ठीक है, सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्ट कर दे, तो फिर उस केस में लीडिंग क्वेश्चन नहीं होती अनलेस कोर्ट अलाउ कर दे, ठीक है, कि नहीं नहीं पूछो, सही है। कब पूछ सकते हैं लीडिंग क्वेश्चन? आप क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। और आगे जाएंगे, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, पहले कोई स्टेटमेंट आप राइटिंग में दे चुके हैं उसको लेके भी क्रॉस एग्जामिनेशन आपका हो सकता है। 146 में क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, क्या क्या क्वेश्चन लॉफुल होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, उसकी बात यहाँ पे की गई है। 147 व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें विटनेस को आप कंपेल कर सकते हो आंसर करने के लिए, ये अप्लाई होगा। 148 कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर, ये बात कोर्ट डिसाइड करती है, क्या कंडीशंस है यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। 149 क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, कोई भी सवाल फालतू नहीं पूछोगे, रीजनेबल ग्राउंड होना जरूरी है। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। A barrister is instructed by an attorney or वकील that an important witness is a डकैत. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is a डकैत। अगर तुम्हें बताया गया है कि सामने वाला डकैत है तो तुम पूछ सकते हो उससे, ये रीजनेबल ग्राउंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, a witness of whom nothing whatever is known is asked randomly कि क्या तुम डकैत हो। अरे जबरदस्ती, मतलब कि कोई रीजनेबल वजह तो होनी चाहिए ना पूछने की कि क्या आप डकैत हो, ठीक है। 150 प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, अगर रीजनेबल ग्राउंड के बिना पूछा जा रहा है क्वेश्चन तो प्रोसीजर क्या होगा। 150 151 आप इंडिसेंट या स्कैंडलस क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोर्ट फॉरवर्ड कर सकती है अनलेस कोर्ट को ये नहीं लगता कि नहीं नहीं बहुत जरूरी है पूछना, ठीक है। 152 क्वेश्चन अगर इंसल्ट या अनॉय करने के लिए पूछ रहा है, कोर्ट फॉरबिड भी कर सकती है अनलेस कोर्ट को लगता है कि नहीं नहीं बहुत जरूरी है पूछने की, ठीक है। 153 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्रोडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी, तो अगर कोई भी ऐसा सवाल है जो आप सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि सामने वाले को अपने क्रेडिट जो है उसके कैरेक्टर को इंजर करना, ठीक है, या कोई एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं उसको कॉन्ट्रोडिक्ट करने के लिए, पर वो अगर झूठा आंसर दे रहा है तो उस केस में उस पर चार्ज लग सकता है कि उसने झूठी गवाही दी थी, और इसके दो एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। 154 क्वेश्चंस बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, द कोर्ट में इफ और अपने खुद के डिस्क्रिप्शन पे परमिट कर सकते हैं, जिसने विटनेस बुलाया है वो खुद ही सवाल कर सकता है, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन में दिए हुए क्वेश्चन के बेसिस पे। 155 इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस, आगे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इतना, ठीक है, ये इतने रेलेवेंट टॉपिक्स नहीं, इनको आप शॉर्ट में भी देख सकते हो। 159 पे क्वेश्चन आया है रिफ्रेशिंग मेमोरी, इसमें क्या होता है कि मान लो एक पुलिस डायरी होती है, पुलिस वाले अपनी मेंटेन करते हैं कि केस में क्या क्या हुआ था, अब केस चल रहा है 10 साल तक, 10 साल बाद उसको वर्ड बाय वर्ड याद थोड़े होगा क्या हुआ था, ठीक है। तो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए वो बोल सकते हैं कि मैं उस डॉक्यूमेंट को दोबारा देखना चाहूंगा, ठीक है, जो राइटिंग में खुद उसने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो विटनेस जो है उसको दोबारा देख सकता है, और उसको लेके और क्या बातें हैं वो यहाँ लिखी हैं। कब ऐसा विटनेस कर सकता है कि डॉक्यूमेंट की कॉपी को यूज कर सकता है, ठीक है, वो भी बताया यहाँ पे। 162 में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है कि एक विटनेस को अगर समन किया गया है कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे जो उसके पोजीशन में है, पावर में है, तो उसको कोई भी ऑब्जेक्शन अगर ना हो उसको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादा इसमें और कुछ रेलेवेंट नहीं है। चैप्टर 11 है ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्टिंग ऑफ एविडेंस, तो 167 जो लास्ट सेक्शन है वो बोलता है नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्टिंग ऑफ एविडेंस। द इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी द ग्राउंड ऑफ इटसेल्फ फॉर अ न्यू ट्रायल और रिवर्सल ऑफ एनी डिसीजन if it shall appear to the court before which such objection is raised that independently of the evidence objected
and admitted there was sufficient evidence to justify the decision। तो सिर्फ इसलिए कि कोई एक एविडेंस रिजेक्ट हो गया या उसका प्रॉपर एडमिशन नहीं हुआ है, इस वजह से आप दोबारा ट्रायल नहीं मांग सकते। अगर कोर्ट कन्विंस्ड है कि बाकी सारे एविडेंस देखते हुए और हर चीज को देखते हुए डिसीजन बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। सो वी आर डन विद सेक्शन 101 टू 167 इन दिस लेक्चर। तो हम ओवरऑल सेक्शन 1 से 167 पूरा डिस्कस कर चुके हैं 3 पार्ट्स में। पहले पार्ट में हमने डिटेल में इंडेक्स देखा था, थोड़ा डिटेल में हमने यहाँ पे सेक्शन देख लिए हैं वो जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। वंस अगेन इफ यू आर न्यू हियर एंड अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो इस सीरीज का इंटेंशन आपको पूरा बैराक पढ़ाना नहीं था, बिकॉज प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है। इंटेंशन वो कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपको शॉर्ट में एक बार कवर करवाते जाएं, आप एक बार पूरे बैराक आपकी नज़रों के सामने से निकल जाए, ताकि आपको पता हो किताब में कहाँ क्या दिया है, ताकि आप उसको एग्जाम में आंसर जल्दी ढूंढ सको, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, अगले लेक्चर में हम एविडेंस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कंपैरिजन पे काम करेंगे, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या रेलेवेंट है, उसमें क्या क्या ध्यान देना है, क्योंकि बीएसएस से क्वेश्चंस काफी आएंगे अब, ठीक है। सो यू नीड टू नो बोथ द वेयर एक्ट्स एंड यू नीड टू कैरी बोथ ऑफ देम। पीवाईक्यू जरूर करना, बैराक देख लेना एंड यू आर गुड टू गो, आराम से पेपर पास हो जाएगा, इस ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम और भी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, फैमिली लॉ हम पहले ही कर चुके हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।